नमस्कार दोस्तों शायद किसी ने सही ही कहा है। दर्द दिल वक्त पे पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा था आईएएस अफसर बनी रितु के साथ। एक 26 साल की लड़की रितु, जिसका लक्ष्य जिलाधिकारी बनना था, आईएएस बनना था, जिले की कमान संभालना था। एक दिन रितु हरियाणा के अपने गांव से दिल्ली आ रही होती है। चूंकि आज रितु बस से आ रही थी तो आदतन वह अपनी इतिहास की किताबें निकालकर बस में ही पढ़ने लगती हैं। तभी अचानक बस रुकती है और 3 नौजवान युवक लड़के बस में चढ़ते हैं। चूंकि जहां रितु बैठी होती है उसके बगल की सीटें खाली होती हैं। तभी लड़के धमाक से रितु के बगल आ बैठ जाते हैं और बस चल पड़ती है। लड़के रितु के बगल में बैठे होते हैं, लेकिन रितु को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कहाँ रुकी, कौन आया और कहाँ बैठा, क्योंकि रितु तो अपनी इतिहास की किताबें पढ़ते पढ़ते हड़प्पा सभ्यता में खो गई होती है। कुछ मिनटों बाद वे लड़के लड़कियों के बारे में ही अजीब बात करने लगते हैं। अब जब यह बात रितु के कानों तक जाती है तो उसे अंदाजा लग जाता है कि लड़के ये बातें रितु को ही सुना रहे होते हैं। धीरे धीरे लड़के रितु को छेड़ने पर आ जाते हैं। अक्सर लड़कियों को ऐसी इव टीजिंग यानी कि छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन रितु उन आम लड़कियों जैसी तो थी नहीं। उसे भली भांति मालूम थे कि उसके अधिकार क्या हैं। आखिरकार रितु थी तो एक यूपीएससी स्टूडेंट। रितु ने झट से लड़कों को वार्न करते हुए आईपीसी की धाराओं की जानकारी दी। रितु ने साफ शब्दों में इशारा करते हुए कहा कि यदि फिर से इस प्रकार की अश्लील टिप्पणी कानों तक पहुंची तो आईपीसी की धारा 354A और धारा 354D के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाऊंगी। इतने में दिल्ली आ जाता है। रितु अपना सामान उठा बस से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मुश्किलों की तो अभी शुरुआत हुई है। दरअसल रितु, जो हरियाणा के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, वह यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ रही थी। और हरियाणा में तो बेटियों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल से बेटियां पढ़ पाती हैं, लेकिन अब आज के जमाने में ये मानसिकता बदलती हुई आ रही है। लेकिन बेचारी रितु अपने माँ बाप को कैसे भी मनाकर दिल्ली आ रही थी। अब रितु दिल्ली पहुंच चुकी थी और झट से एक ऑटो वाले को इशारा कर पूछती है कि भैया राजेंद्र नगर चलोगे। ऑटो वाला झट से हाँ बोल देता है और अब रितु दिल्ली के आईएएस हब कहे जाने वाले राजेंद्र नगर में पहुंच जाती है, जहां लाखों की भीड़ में स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर साल बड़ी संख्या में राजेंद्र नगर भारत सरकार को आईएएस अधिकारी देता है। रितु राजेंद्र नगर को देख खुश भी होती हैं और घबराती भी हैं। राजेंद्र नगर, जहां कदम कदम पर आईएएस की किताबों की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि होते हैं, ये देख रितु की आंखें किताबों के बीच खो जाती हैं और वह यह प्रण करती है कि मुझे बनना तो आईएएस टॉपर ही है। लेकिन यह रास्ता शायद रितु के लिए आसान नहीं था। उसे यह नहीं मालूम था कि बस वाली छोटी घटना उसकी तैयारी में बाधक बन जाएगी। अब रितु दिल्ली के एक नामी कोचिंग में एडमिशन लेती है और ऐसा माना जाता है कि यदि आपको आईएएस की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1, 2 इत्यादि पाना है तो इस कोचिंग में दाखिला लेना ही पड़ेगा। बहरहाल रितु कोचिंग में दाखिला तो ले लेती है, लेकिन जैसे ही रितु पहले दिन कोचिंग क्लास के लिए जाती है, उनकी नज़र उन 3 लड़कों से मिलती है जिन्होंने बस में रितु को परेशान किया था। उन्हें देख रितु थोड़ा असहज और असामान्य महसूस तो करती है, लेकिन अगले ही पल अपना ध्यान हटाते हुए क्लास पर फोकस करने लगती है। दरअसल वो तीनों लड़के जिन्होंने रितु को छेड़ा था, वे भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले ही थे और रितु को हिस्ट्री की किताबें बस में पढ़ता देख अलग अंदाज में उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इधर रितु अपने पहले दिन की क्लास कर घर आ जाती है और सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी देर रात रितु के मोबाइल पर कॉल आनी शुरू हो जाती है और जितनी बार रितु कॉल उठाती और हेलो बोलती तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, यानी कि दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता और कॉल कट हो जाती। लेकिन फिर अगले ही पल कॉल आती और यह सिलसिला लगातार चलता रहा।
अब रितु परेशान हो गई थी कि आखिरकार देर रात 11 बजे ऐसा कौन हो सकता है जो कॉल कर रहा है और बोलता भी नहीं और कटने पर फिर से कॉल कर देता है। रितु ये सोचती ही है कि फिर से कॉल आ जाती है और फिर वही सिलसिला। अब रितु परेशान हो चुकी थी और वो अपना सेल फोन स्विच ऑफ कर देती है और क्लास के पढ़ाए गए आज के टॉपिक पर फोकस करती है। क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक को तो रितु ने 2 घंटे में ही पढ़कर समाप्त कर दिया था, लेकिन उसे यह मालूम था कि यूपीएससी में आज की डेट में करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और रितु जब घर पर थी तब भी दिन के 3 घंटे देकर करंट अफेयर को पढ़ती थी और नोट्स भी बनाती थी और बार बार रिवाइज भी करती थी। अब रात के 1 बज चुके थे। रितु अपने करंट अफेयर के पोर्शन को शुरू करने के लिए अपने सेल फोन को स्विच ऑन करती है ताकि वह फोन में देखकर करंट अफेयर पढ़ सके। और जैसे ही वह फोन को ऑन कर एक करंट के इशू को पढ़ रही होती है, वैसे ही फिर से उसके फोन पर घंटी बजनी शुरू हो जाती है। अब रितु को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या। रितु परेशान होकर नंबर को स्विच ऑफ कर देती है और अगली सुबह जैसे ही वह कोचिंग क्लास पहुंचती है तो उसका सामना उन 3 लड़कों से होता है। वह एक दूसरे से बात कर जोर जोर के हंस कर कह रहे होते हैं, घंटी बजी क्या, हेलो हेलो। जैसे ही यह शब्द रितु के कानों में जाते हैं, रितु के कान खड़े हो जाते हैं। और अब रितु को पता चल गया था कि रात में जो भी कॉल आ रही थी वह इन्हीं लड़कों द्वारा थी, लेकिन वह अब परेशान थी कि आखिरकार मेरा नंबर इन तक कैसे पहुंचा। रितु आज घर आ जाती है और फिर देर शाम आज रितु के फोन पर मैसेज आता है कि हम आईपीसी की धारा 354 से नहीं डरते और समय समय पर इन धाराओं को तोड़ते भी हैं। मैसेज पढ़ रितु गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि कल यह मैसेज पुलिस को दिखाकर इनको आईपीसी की धाराओं की पावर को दिखाती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे घर की याद आ जाती है कि कैसे मम्मी पापा ने मुझे कितनी मुश्किलों में भेजा है और यदि यहाँ कोई समस्या हुई तो कहीं मुझे फिर से घर ना जाना पड़ जाए। और अगली सुबह ऋतु अपने नंबर को बदल देती है और एक नया नंबर लेती है और इस बार वह नया नंबर कोचिंग में रजिस्टर्ड नहीं कराती क्योंकि उन लड़कों को यह नंबर वहीं से मिला था। लेकिन इसके बावजूद लड़के उसे हर दिन कोचिंग क्लास में परेशान करते। अब ऋतु को ऐसी प्रतिदिन की इवटीजिंग यानी कि छेड़छाड़ की आदत पड़ गई थी, लेकिन उसे मालूम था कि उसका लक्ष्य क्या है। इधर लड़कों की इवटीजिंग जारी थी, उधर ऋतु अपनी पढ़ाई में दिन रात एक करती गई। लगातार वह पढ़ाई में घंटों की संख्या बढ़ाती गई और शायद किसी ने सही ही कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। देर से ही सही, यदि आप सच्चे हो तो उसका सकारात्मक परिणाम मिलता ही है। और यही ऋतु के साथ भी हुआ। ऋतु अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की प्री परीक्षा निकाल लेती है और अब कड़े मेहनत से मेंस के लिए लग जाती है। और अब जबकि मेंस की बारी थी तो कोचिंग वालों ने प्री पास कर मेंस दे रहे बच्चों के लिए एक अलग रैपिड बैच चालू किया था। अब ऋतु का उन लड़कों के साथ सामना नहीं होता और लड़के भी परेशान थे कि आखिरकार वह लड़की गई तो गई कहाँ। लेकिन ऋतु को तो अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख मालूम थी और कहते हैं कि इंसान विषम परिस्थितियों में कभी कभी कुछ ज्यादा ही अच्छा कर जाता है। ऐसा ही कुछ ऋतु के साथ हुआ। ऋतु ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा दिया और आईएएस वाली रैंक सिक्योर कर ली, यानी कि आईएएस वाली सीट सिक्योर कर ली। जी हाँ, ऋतु ने यूपीएससी की परीक्षा में 369वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। अब आज जब नए नए चमकते हुए बैनर राजेंद्र नगर की गलियों में बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में उन 3 लड़कों को दिखते हैं जिस पर सुनहरे अक्षरों में ऋतु कुमारी ऑल इंडिया रैंक 369 दूसरे प्रयास में लिखा होता है, तो उन लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, उन लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये चीजें बार बार होती है। आप भी सोचते होंगे किसी टारगेट को यदि मैं करना चाहूं तो वो कैसे अचीव होगा। दोस्तों, आप रात में क्या करते हैं? रात में सोते हैं ना। रात में आप बिस्तर पर जाते ही इसलिए हैं कि आप सोएं, वो भी तो एक टारगेट है, यानी कि और आप सुबह उठते ही कैसे हैं?
क्योंकि वो सुबह हो गई है। वो डेली का टारगेट है आपका, रात में सोना, सुबह उठना, समय पर खाना खाना, ये आवश्यकताएं हैं आपकी। दोस्तों, पढ़ाई को भी अपनी आवश्यकता बनाइए, वो नीड है, जरूरत है आपकी, यदि आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी और अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे और इसे अपनी जिंदगी पर लागू भी करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।